तो देखो आज के क्लास में हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि अगर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स को अलग अलग सर्किट एलिमेंट से पास करें तो आखिर अगर अल्टरनेटिंग सोर्स का ईएमएफ वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो अगर हम उसको रजिस्टर से पास करेंगे, अगर हम उसको इंडक्टर से पास करेंगे, अगर हम उसको कैपेसिटर से पास करेंगे तो जो करंट एस्टैब्लिश होगा रिस्पेक्टिव सर्किट में, क्या वो इस पर्टिकुलर वोल्टेज या ईएमएफ के साथ सेम फेज में है या लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। लीड मतलब आगे फेज और लैग का मतलब है पीछे फेज। ऐसा क्या हो रहा है ये हम लोग को देखना है। तो हम लोग को आज के क्लास से जो स्टार्टिंग, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एसी में, हम लोग को ये सीखना है कि अगर हम एसी को किसी इंडक्टर, कैपेसिटर या रजिस्टर से जोड़े तो करंट का क्या फेज होगा अगर वोल्टेज का फेज आपके सामने दिया रहे तो। मान लो जैसे हम लोग को पहला पार्ट है एसी थ्रू इंडक्टर। कोई एक एसी ले रहे हैं जिसको हम लोग इंडक्टर से पास करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट। तो देखो हम लोग को जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है दैट इज कि अगर हम लोग किसी एसी को इंडक्टर से पास करें, ये रहा आपके पास इंडक्टर एसी है जिसका वोल्टेज का इक्वेशन है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। मान लो किसी इंस्टेंट पे ये करंट को इधर भेज रहा है और करंट है इंक्रीजिंग। अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है सिंपल सा लूप रूल लगाना है और लूप रूल लगा के करंट का इक्वेशन निकालना है। अब अगर ये करंट इंक्रीजिंग है तो क्या इसके अंदर एक ईएमएफ डेवलप होगा जिसका पोलैरिटी इस तरह से होगा। इंडक्टर है भाई, बैक ईएमएफ डेवलप करेगा, करंट के चेंज को अपोज करेगा। अगर करंट बढ़ रहा है तो उसको घटाना चाहेगा। करेक्ट है ना? यस सर, करेक्ट है। आप यहां लगाइए लूप रूल। एट एनी इंस्टेंट यूजिंग लूप रूल, आप लूप रूल लगाओ। देखो पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल पे गए -E, अब उधर से आए। अब यहां देखो, इसको देख के जब आप एसी के सोर्स को देखते हैं ना तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि प्लस किधर है माइनस किधर है। तो आपको करंट देखना पड़ता है। इससे करंट निकल रहा है और वो भी करंट बढ़ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब प्लस इधर हो। बोलो सही है? तो आप निगेटिव से पॉजिटिव गए हैं इसलिए यहां पे लिखे प्लस V इज इक्वल्स टू 0। सो V इज इक्वल्स टू E या यू कहो V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू L टाइम्स ऑफ DI बाई dt। याद रखिए यहां से आप लिख सकते हैं V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt इज इक्वल्स टू DI। अभी इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ। इसमें V नॉट बाई L बाहर, साइन का इंटीग्रेशन बोलो माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाता है। माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाएगा। वेरी गुड। दिस इज इक्वल्स टू DI का इंटीग्रेशन I। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V नॉट बाई L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी साथ में I। V नॉट बाई L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई I। अब थोड़ा इक्वेशन को बदल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। आप लिख सकते हैं करंट I इज इक्वल्स टू V नॉट बाई L ओमेगा। अगर ये माइनस कॉस ओमेगा टी है तो इसको साइन के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो क्या हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं? माइनस कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यस सर। सो I इज इक्वल्स टू V नॉट, गौर से देखना, L और ओमेगा को एक्सेल लिखे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट समझने में? नो सर। ठीक, आगे बढ़ो। तो अभी आपके पास जो इक्वेशन आया I इज इक्वल्स टू V नॉट बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें भी आप लिख सकते हो करंट I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब चलो हर टर्म का मीनिंग थोड़ा आप क्लियर कर लो। यह हमारे करंट का इक्वेशन है कि अगर एसी को
किसी इंडक्टर से जोड़ दिया जाए तो जो करंट, अगर वोल्टेज हमारा V नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट का जो इक्वेशन होगा वो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसमें इस इक्वेशन में जो I नॉट स्टैंड कर रहा है वो V नॉट बाई एक्सएल के जगह पे है। एक्सएल का मतलब हो गया L ओमेगा। चलिए सही है सर, लेकिन ये एक्सएल क्या है? एक्सएल जिसका वैल्यू L ओमेगा होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये तो उसका नाम है, लेकिन सेंस क्या है? सुनो, कोई भी एसी को अगर आप किसी इंडक्टर से जोड़ते हैं, जैसे ये एसी है, इसको आप इंडक्टर से जोड़े, तो इंडक्टर क्या करता है? एसी के पाथ में या एसी जो फ्लो करना चाहता है उसके पाथ में एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर शो करता है जब एसी उससे कनेक्टेड हो। एसी अगर इंडक्टर से फ्लो करना चाहता है तो उसके पाथ में जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंडक्टर, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक तरह से ऐसे मानो कि एक्सएल, एल ओमेगा, ये सब एक्चुअली रेजिस्टेंस का ही यूनिट भी रखता है, डायमेंशन भी रखता है। अगर हम आपसे पूछे कि एल ओमेगा का यूनिट बताओ, ओम, डायमेंशन बताओ, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा वही एल ओमेगा का डायमेंशन होगा। एक पार्ट ये था। एक्सएल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस है। वो क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन पाथ ऑफ एसी। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन पाथ ऑफ एसी, उसी को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज जिस पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि करंट हम लोगों का जो फेज रखा है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, जबकि वोल्टेज को अगर तुम गौर से देखो तो ये साइन ओमेगा टी है। फेज पे ध्यान दो, सब कोई फेज को देखो ध्यान से। बताओ कौन फेज में पीछे है? पीछे कौन है? सर ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 सर। हाँ, मतलब करंट जो है वो फेज में पीछे है और वोल्टेज फेज में आगे है। सो यू कैन से दैट वोल्टेज लीड्स बाय फेज एंगल पाई बाई 2। वोल्टेज लीड कर रहा है, कितने से लीड कर रहा है? बाय फेज एंगल पाई बाई 2। फेज एंगल पाई बाई 2 से वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। फेज एंगल पाई बाई 2 से वोल्टेज लीड कर रहा है। ठीक है। अब यहां पे इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखो। वोल्टेज हम लोगों का साइन का फंक्शन है। यहां पे वोल्टेज हम लोगों का साइन का फंक्शन है, तो जो आपका करंट है वो माइनस कॉस का फंक्शन है। माइनस कॉस यहां से, तो आप इन सब ग्राफ को अगर ध्यान देंगे, इक्वेशंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मेरा एसी किसी इंडक्टर से पास हो रहा है तो वोल्टेज पाई बाई 2 से फेज में लीड करेगा और करंट पाई बाई 2 से फेज में लैग करेगा। इक्वेशन सामने। अब आइए, आपके सामने है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक वेक्टर डायग्राम। ये वेक्टर डायग्राम की तरह होता है। फेजर डायग्राम इज लाइक वेक्टर डायग्राम। थोड़ा सा इसको रफ कर दे क्योंकि इसको थोड़ा ऊपर बनाना था। हाँ देखो जरा ध्यान से। फेजर डायग्राम में एक रेफरेंस लाइन होगा। इस रेफरेंस लाइन से आप फेजर के एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं। मान लो ये फेजर का एम्पलीट्यूड है V नॉट। यहां दो फेजर आप ड्रॉ कर रहे हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। वोल्टेज का फेज एंगल है ओमेगा टी
अब तुम देखो, अगर हम वोल्टेज को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओमेगा टी एंगल पे बना दिए तो करंट किस क्वाड्रेंट में बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस फेज एंगल? ओमेगा टी में अगर हम लोग पाई बाई 2 माइनस करेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में सर। हाँ बिल्कुल सही। तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट में करंट आएगा? वोल्टेज का किसी भी समय जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे वो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाला वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट का जो प्रोजेक्शन होगा वाई एक्सिस पे यहां से यहां तक वो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज ऑल अबाउट एसी विच पासेस थ्रू इंडक्टर। एकदम आराम से समझो, पूरे कॉन्सेप्ट को एनालाइज करो। जब हम किसी एसी को इंडक्टर से जोड़ेंगे, एसी का वोल्टेज जब उसमें करंट भेजेगा तो इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ डेवलप होगा। किसी इंस्टेंट पे जो बैक ईएमएफ का पोलैरिटी है वो इस तरह से होगा कि करंट के चेंज को अपोज करे। उस बेसिस पे हम लोग लूप रूल लगा के करंट का एक इक्वेशन निकालें। जो करंट का फाइनल इक्वेशन आया दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। करंट का जो फाइनल इक्वेशन आया दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास जो आई नॉट है वो वी नॉट बाई एक्सएल के जगह पे है और एक्सएल जो है वो एक्चुअली एल ओमेगा की जगह पे है। तो एक्सएल एल ओमेगा ये सब होता क्या है? ये एक्चुअली इंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो वो एसी के पाथ में फॉलो कराता है। XL which is equals to L omega is actually nothing else but simply the resistance offered by inductor। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होगा वही L ओमेगा का होगा, XL का होगा। रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन होगा वही होगा। अब यहाँ से वोल्टेज और करंट के बीच का ये सिनुसॉइडल ग्राफ, एक साइन का फंक्शन एक माइनस कॉस का, और ये फेजर डायग्राम जिसमें दिखता है कि वोल्टेज 90 से आगे चल रहा है, वोल्टेज 90 से आगे चल रहा फ्रॉम करंट। देखिए ध्यान से, कहीं किसी को कोई डाउट? बोलो। आप जो बोल रहे हैं ना सर फेज से मतलब वो आगे है सर प्राइवेट, मतलब इसका सर मतलब हम नहीं समझे सर एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं सर। जिस समय वोल्टेज 0 है करंट उस समय नेगेटिव में मैक्सिमम है। जब वोल्टेज बढ़ के पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ करंट उस समय 0 हुआ। जब वोल्टेज पॉजिटिव से घट के 0 हुआ करंट उस समय जाके पॉजिटिव में मैक्सिमम हुआ। समझ में आ रहा है कि कोई 90 फेज से आगे चल रहा है? देखो पूरा का पूरा जब साइकिल का बात करते हैं ना फेज के एंगल पे तो वो 2 पाई होता है। एक साइकिल का मतलब क्या? 0 एम्पलीट्यूड, फिर 0 नेगेटिव एम्पलीट्यूड, फिर 0, ये एक साइकिल है। 360 2 पाई। तो अगर 0 और एम्पलीट्यूड के बीच का केवल फेज का बात करेंगे तो पाई बाई 2 होगा। उसी तरह देखो जब ये 0 है ये निगेटिव में मैक्सिमम है, जब ये 0 है तो यहाँ निगेटिव में मैक्सिमम है करंट। जब करंट 0 पे पहुंचा तो ये पॉजिटिव में चला गया, फिर जब ये पॉजिटिव से 0 में पहुंचा तब करंट पॉजिटिव में गया। तो दोनों के बीच फेज में हमेशा देखो पाई बाई 2 का ही डिफरेंस है, जिसमें लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। लैग कौन कर रहा है? करंट। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए अगला देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एसी थ्रू कैपेसिटर। अब हम लोग एसी को कैपेसिटर से पास करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। ध्यान से फिर से वही बात है, किसी इंस्टेंट पे मान लो इसमें करंट आई गया और ये करंट इस प्लेट को कर दिया है पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट है नेगेटिव। इस इंस्टेंट पे लगाइए लूप रूल। At any instant applying loop rule, आप लूप रूल लगाइए। जब आप लूप रूल लगाएंगे तो आप देख रहे हैं आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाओगे तो माइनस क्यू बाई सी। फिर वहां यही बात है कि निगेटिव और पॉजिटिव इधर है क्योंकि करंट इंक्रीजिंग है, इधर बढ़ रहा है, तो प्लस इधर है तो निगेटिव से पॉजिटिव में गए।
प्लस v इज इक्वल्स टू, देन v इज इक्वल्स टू q बाई c या q इज इक्वल्स टू cv आप लिख सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट तो एक ही है हर जगह, आपको करना क्या है, करंट का इक्वेशन निकालना है। तो q आ गया, अगर हमको करंट का इक्वेशन चाहिए तो q को डिफरेंशिएट कर दो, मतलब d बाई डी टी ऑफ cv कर दो, करंट I विल बी इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ c, v के जगह पे v नॉट साइन ओमेगा t, तो करंट I विल बी इक्वल्स टू c v नॉट d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा t। साइन का डिफरेंशिएशन बोलिए, cos ओमेगा t into ओमेगा होगा, cos ओमेगा t into ओमेगा होगा। थोड़ा एडजस्टमेंट देखिए, so current will be equals to c v naught omega cos omega t। क्या हम इसको रीअरेंज करके v नॉट बाई 1 बाई c ओमेगा लिख सकते हैं? v नॉट बाई 1 बाई c ओमेगा, so current will be equals to v नॉट बाई 1 बाई c ओमेगा को xc लिखो, आगे cos ओमेगा t। चलो स्लाइड बदलते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट, कैसे यहां तक पहुंचे, कहीं किसी को कोई इश्यू समझने में? No, sir. तो आपके पास है करंट I इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई एक्सी कॉस ओमेगा टी। वी नॉट बाई एक्सी को हटा दो, ये आई नॉट कॉस ओमेगा टी है। कॉस को भी बदलेंगे, फेज में साइन में लाना चाहते हैं, साइन में लाना चाहते हैं, क्या हम इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख दें? अब इस इक्वेशन पे दिमाग लगाइए, ये करंट का इक्वेशन है, उस करंट का इक्वेशन है जब आप एसी को किसी कैपेसिटर से पास करेंगे, उस करंट का इक्वेशन है जब आप एसी को किसी कैपेसिटर से पास करेंगे। और ये इक्वेशन दिखाता है कि अगर वोल्टेज मेरा साइन ओमेगा टी है, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट मेरा I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। यस सर, पाई बाई 2 से सर ज्यादा रहता है सर। बिल्कुल सही, फेज में जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई 2 इस बार आगे है, करंट आगे है। पिछले केस में वोल्टेज आगे था, इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है, कैपेसिटर में करंट आगे होता है। आई नॉट किसके जगह पे, तो वी नॉट बाई एक्सी के जगह पे, एक्सी किसके जगह पे, 1 बाई सी ओमेगा के जगह पे। आप चाहो तो इसको कह सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, आप इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी कैपेसिटर इन पाथ ऑफ एसी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। पिछला टॉपिक क्या था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन पाथ ऑफ एसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इन पाथ ऑफ एसी, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट, रेजिस्टेंस वो भी था, ये भी रेजिस्टेंस है, उसका भी यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट ओम है, आर का भी यूनिट ओम होता है, सेम डायमेंशन सबका। तो ये सब रेजिस्टेंस है, ये कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, फेज में तुम बोल चुका है, एकदम बिल्कुल सही आप लोग हैं। करंट लीड्स बाय फेज पाई बाई 2 फ्रॉम वोल्टेज। करंट लीड करेगा, किससे लीड करेगा, वोल्टेज से। कितना लीड करेगा, पाई बाई 2। करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। करंट लीड्स फ्रॉम वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। ठीक है, करंट लीड करेगा। तो चलो अगले स्लाइड में इसका डायग्राम बना ले। देखो अगर हम वोल्टेज को टाइम के साथ प्लॉट करें तो वो साइन का फंक्शन है।
तो करंट तुम देख चुके हो वो प्लस कॉस का फंक्शन है, लाइक दैट। ये प्लस कॉस, ये साइन। देखो जी, देखो, समझो समझो, कौन लीड कर रहा है फेज में? करंट लीड कर रहा है सर। करंट लीड कर रहा है, कितने फेज से लीड कर रहा है? पाई/2 से। पाई/2 से फेज में लीड कर रहा है, पाई/2 से लीड कर रहा है। फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम देखिए, ये रेफरेंस लाइन, ये वोल्टेज का V0, स्टैंडर्ड फेज ओमेगा टी। तो बताओ जरा सोच के, करंट किस क्वाड्रेंट में बनेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में सर। सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे 90 आगे, इससे 90 आगे, जब इससे 90 आगे लोगे तो करंट यहां होगा। ये जो यहां तक का तुमको प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। करंट का यहां तक प्रोजेक्शन है, ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दिस इज फेजर डायग्राम। मतलब अगर हमारा एसी इंडक्टर से जुड़ा है तो वोल्टेज पाई/2 से लीड करेगा, करंट लैग करेगा। अगर वही एसी कैपेसिटर से जुड़ा है तो करंट लीड करेगा बाय फेज एंगल पाई/2, वोल्टेज लैग करेगा। क्या होगा अगर ये रजिस्टर से जुड़ जाए? एसी थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर में कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, एकदम सिंपल सिंपल है। देखो V का वैल्यू है V0 साइन ओमेगा टी। तो अगर तुमको यहाँ पे करंट लिखना है तो सीधा V/R करो, V0/R साइन ओमेगा टी। आप इसी को बोल सकते हैं I0 साइन ओमेगा टी। सोच के बोलिए, क्या ये दोनों सेम फेज में है, वोल्टेज एंड करंट? तो जब हमारा एसी किसी रजिस्टर से जुड़ता है, जब हमारा एसी किसी रजिस्टर से जुड़ता है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होता है। जब हमारा एसी किसी रजिस्टर से जुड़ता है तो वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। बोथ करंट एंड वोल्टेज are in same phase. Current and voltage both are in same phase. Current and voltage both are in same phase. Current और voltage दोनों same phase में होता है। तो ऐसे केस में अगर आप वोल्टेज साइन का फंक्शन है तो आपका करंट भी साइन का ही फंक्शन है। फेजर डायग्राम, ओमेगा टी फेज पे ही आपको वोल्टेज को भी दिखाना है और इसी फेज पे आपको करंट भी होगा। करंट भी होगा। वोल्टेज एम्पलीट्यूड का जो प्रोजेक्शन है वो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट एम्पलीट्यूड का जो प्रोजेक्शन है वो करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। ठीक है, तो तीनों सर्किट एलिमेंट बारी बारी से आपके पास है। आराम से देखिए, तीनों सर्किट एलिमेंट बारी बारी से आपके पास है। जब आप एसी को इंडक्टर से पास करते हैं तो पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस ये दिखाता है कि करंट पाई/2 से लैग करेगा, वोल्टेज पाई/2 से लीड करेगा। जब आप इसी एसी को कैपेसिटर से पास करते हैं, पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस आपको दिखाता है कि इस बार करंट लीड करेगा पाई/2 से, वोल्टेज लैग करेगा। और जब वही एसी आपका रजिस्टर से होता है तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। क्या बोलते हो, सबको समझ में आया? कहीं किसी को डाउट, किसी को भी? हाँ सब समझ गए। चलिए फिर, अच्छा आगे निकलते। अब आपके पास है एसी को हम लोग तीनों सर्किट एलिमेंट के साथ एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। आपके पास एल, सी और आर, ये तीनों का तीनों एक साथ सीरीज में मौजूद है। दिस टाइप ऑफ सर्किट जिसमें तीनों सर्किट एलिमेंट मौजूद है, ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। ठीक है, अब इस पे काम कैसे होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग मसला है, जरा गौर से देखना समझना।
हम लोग तीनों केस में यहां पे करंट को स्टैंडर्ड फेज में दिखा देते। करंट देखो भाई, यहां है करंट आई नॉट, करंट आई नॉट, करंट आई नॉट, करंट को यहां स्टैंडर्ड फेज में दिखा दी। इंडक्टर में क्या वोल्टेज इससे 90 से लीड करेगा? हाँ सर। कैपेसिटर में क्या वोल्टेज इससे 90 से लैग करेगा? करेगा, यस सर। और क्या रजिस्टर में ये दोनों सेम फेज में होगा? हाँ सर। सबको ये फिगर समझा? इस फिगर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, चलिए मान लो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आई नॉट इज करंट एम्पलीट्यूड। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे आई नॉट जो है वो करंट एम्पलीट्यूड है। तो देखो मान लो जैसे किसी भी इंस्टेंट पे करंट एम्पलीट्यूड हम लोग का आई नॉट है। अगर ये करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट है, अगर ये करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट है, तो उसी समय वोल्टेज एम्पलीट्यूड फर्स्ट अक्रॉस रजिस्टर, रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज एम्पलीट्यूड वी नॉट आर, क्या लिख सकते हैं? करंट एम्पलीट्यूड इनटू रेजिस्टेंस। दूसरा अक्रॉस इंडक्टर, अक्रॉस इंडक्टर, तो वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस इंडक्टर इज आई नॉट इंटू एक्सएल। और अगर हम लोग बात करें अक्रॉस कैपेसिटर, तो लिख सकते हैं वी नॉट सी इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू एक्स सी, आई नॉट आर, आई नॉट इंटू एक्सएल, अगला है आई नॉट इंटू एक्स सी। सही है? तो ये तुम्हारे पास तीनों का तीनों वोल्टेज है। अच्छा, इन तीनों को अगर हम फेजर डायग्राम में बना दें, इन तीनों को अगर हम फेजर डायग्राम में बना दें, तो रेफरेंस लाइन पे तुम आई नॉट को ले लो, जैसे यहाँ रेफरेंस लाइन आई नॉट है। इंडक्टर वाला वोल्टेज इससे 90 आगे बनेगा, रजिस्टर वाला इसके साथ सेम फेज में बनेगा, और कैपेसिटर इससे 90 पीछे बनेगा। बोलो सही है? अब देखिए यहाँ पे तीन केस आप बना सकते, तीन केस आप सोच सकते हैं। एक केस में आप सोच सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ा है कैपेसिटर से। दूसरा केस आप ये सोच सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बड़ा है इंडक्टर से। और तीसरा आप ये सोच सकते हैं दोनों बराबर है। हम लोग तीन केस लेके डेरिवेशन नहीं कर सकते, हम लोग को कोई एक मान के चलना पड़ेगा। मान लो तुम कि V0L बड़ा है V0C से, और एकदम मन में डाउट मत रखो कि बाकी दो केस में क्या होगा। अभी बस 10 मिनट के बाद सब केस एक एक करके खुल जाएगा। अभी आप मान के चलिए कि इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज एम्पलीट्यूड है वो कैपेसिटर के अक्रॉस के वोल्टेज एम्पलीट्यूड से मान लो बड़ा है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या हम लोग उसका फेजर डायग्राम ऐसे बनाएंगे, आई नॉट वी नॉट आर, ऊपर की तरफ बचेगा V0L माइनस V0C। बोलो बोलो, नहीं समझे? समझ गए सर, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे था ना, दूसरा माइनस होता है। अपोजिट फेज में था ना, अपोजिट फेज में था, तो इसमें से इसको माइनस कर दिए क्योंकि आप इसको बड़ा माने। तो ऊपर की तरफ बच गया V0L माइनस V0C। तो अगर हमको यहाँ पे नेट वोल्टेज लिखना पड़ा, तो अगर हम V0 नेट यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर V0 का नेट वैल्यू, तो क्या हम अंडर रूट V0 R का स्क्वायर V0L माइनस V0C का स्क्वायर लगा दें? सबका डाटा जो अभी पीछे लिखे तो उसको पुट करो। यहाँ होगा I0 का स्क्वायर R का स्क्वायर, यहाँ होगा I0 इंटू एक्सएल
आई नॉट इंटू एक्सी का स्क्वायर, वी नॉट, इसमें से तुम आई नॉट को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। अब एक बार तुम वी नॉट बाई आई नॉट कर लो, तो क्या ये बचा है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। पूरा का पूरा जो आप फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का जहां तक भी डिस्कशन करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए वोल्टेज में जब आप करंट से डिवाइड करते हैं, वोल्टेज में जब आप करंट से डिवाइड करते हैं, ये टर्म रेजिस्टेंस को सिग्निफाई करता है। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। तो जो V नॉट बाई आई नॉट है ना, V नॉट बाई आई नॉट, वो इस पूरे सर्किट का, वो इन तीनों LCR सर्किट का, ये तीनों जब सीरीज में जुड़ा हुआ है, उन सब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो करता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, नथिंग एल्स बट सिंपली इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इस Z को आप कहते हैं इम्पीडेंस, इस Z को आप कहते हैं इम्पीडेंस। अब ये इम्पीडेंस क्या आ गया? तीसरी बार आप लगभग सेम चीज पढ़ रहे हैं, फिर से सुनिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस था इन पाथ ऑफ एसी। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस था इन पाथ ऑफ एसी। इंपीडेंस, जब आप एल सी और आर को सीरीज में एक बार में यूज कर रहे हैं, एक साथ तीनों को सीरीज में लगा दिए हैं, तो तीनों मिलजुल के इफेक्टिवली, तीनों मिलजुल के इफेक्टिवली करंट के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये तीनों मिलजुल के इफेक्टिवली करंट के पाथ में कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। इंपीडेंस का मतलब वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो एल सी और आर एक साथ मिलजुल के एसी के पाथ में ऑफर करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस और उसके बाद में सर ये वाला सर बाकी सब का सारा का मिला के जो मतलब रेजिस्टेंस है उसी सर इंपीडेंस बोला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आप 2 ओम और 4 ओम और 5 ओम को सीरीज में जोड़ते हैं, 2 4 5, तो आप जोड़ के 11 ओम बोलते हैं ना सीरीज में। उसी तरह इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों अपने अपने तरीके से एसी के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन तीनों मिलजुल के इफेक्टिवली जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम लोग इंपीडेंस कहते हैं, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? सर समझ गए? यस सर। ठीक, तो ये चीज था आपके इंपीडेंस के लिए। कहीं किसी को कोई डाउट? कहीं कोई लाइन समझ में? कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलिए आप फिर इसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखिए, एक एक करके पॉइंट्स पे चर्चा हो। सबसे पहला Z, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सए का स्क्वायर, ये Z है। देखो, अगर हम लोगों को करंट का एम्पलीट्यूड चाहिए तो V नॉट बाई Z लगा दो। अगर हम लोगों को करंट का आरएमएस चाहिए तो V का आरएमएस में Z से डिवाइड कर दो। अगर हम लोगों को करंट का एवरेज चाहिए तो V का एवरेज वैल्यू में Z से डिवाइड कर दो। ये तीनों लाइन समझे? एम्पलीट्यूड लेना है तो V नॉट बाई Z, आरएमएस लेना है V आरएमएस बाई Z, एवरेज लेना है I एवरेज बाई Z। बट at any instant, अगर आपको करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है तो V के इंस्टेंटेनियस में आप Z से डिवाइड करने से आपका आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ स्टूडेंट को हो जाता है कंफ्यूजन कि भाई एम्पलीट्यूड में मेरा ये थ्योरी ठीक काम कर रहा है,
आरएमएस में भी ठीक काम कर रहा है, एवरेज में भी ठीक काम कर रहा है, तो फिर इंस्टेंटेनियस में क्या प्रॉब्लम है? इंस्टेंटेनियस में प्रॉब्लम है कि फेज इससे नहीं आएगा। सर फेज अब ये क्या आ गया? जरा गौर करना, जरा गौर करना, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। देखो जो अभी आप डिस्कशन किए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा तो करंट इधर था, बी नॉट आर यहां था, बी नॉट एल माइनस बी नॉट सी इधर था और इसका इफेक्टिव बी नॉट इधर था। करेक्ट है? हाँ सर। बात समझने का कोशिश करना, करंट और नेट वोल्टेज के बीच कोई ना कोई फेज का डिफरेंस है ना? करंट और वोल्टेज के बीच कोई फेज का डिफरेंस है। कौन इस फिगर के हिसाब से लीड कर रहा है? सर वी नॉट। वोल्टेज लीड कर रहा है। वेरी गुड, वोल्टेज लीड कर रहा है। कितने फेज से लीड कर रहा है? 5 फेज। एंगल मत बोलो, 5 फेज बोलो, फेज। अब एम्पलीट्यूड ठीक है, आरएमएस ठीक है, एवरेज ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में जो फेज लिखना पड़ेगा, आप फिगर देख के भी पता कर रहे हैं कि वोल्टेज का फेज आगे होगा, वो इस इक्वेशन से तो फेज नहीं आएगा ना। इसलिए कभी भी अगर करंट का या वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना पड़े तो आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली यूज ना करें। कैसे निकालना हम अभी सिखा रहे हैं। सबसे पहले फेज डिफरेंस निकालो फॉर, सर बोलो ना, एक बार रीजन फिर से बताइए ना सर। खाली पढ़ा लेने तो तब ये ज्यादा क्लियर होगा। हम बता रहे कि ये नहीं करना है तो करना क्या पहले देख लेते, फिर हम बता देंगे क्यों नहीं करना था। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, हम आपको एकदम याद रखें। फॉर फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस निकालना, उसके लिए देखो इस ट्रायंगल पे गौर करो। इस ट्रायंगल पे क्या हम लिख सकते हैं? tan phi इज इक्वल्स टू v नॉट एल माइनस v नॉट सी बाई v नॉट आर। So tan phi will be equals to I naught XL I naught XC by I naught R। ऊपर नीचे I naught कैंसिल। tan phi is equals to XL minus XC by R। ये है tan phi का वैल्यू, XL minus XC by R। tan phi is equals to XL minus XC by R। आप सुनिएगा, ये फेज डिफरेंस निकालना है। कोई यहां से भी सोच लेता है, अगर वोल्टेज का डाटा रहेगा तो यहां से सोच लो। ये फेज का डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच है भाई? तो करंट और नेट वोल्टेज के बीच का ये फेज का डिफरेंस है 5। tan phi is equals to XL minus XC by R। अब सुनो, 3 केस यही होता है। अब ये 3 केस कौन है, एक एक करके देखते जाओ जो थोड़ी देर पहले बोले थे। पहला, हो सकता है कि V नॉट L बड़ा हो V नॉट C से। बोले सर ये कब हम लोग देखे? देख, यही तो हम लोग डेरिवेशन सोच के किए थे आज का काम। देखो हम माने थे ना V नॉट L इज ग्रेटर देन V नॉट C। यस सर। अब हम लोग एक एक करके सब केस एक एक करके देख लेंगे। V नॉट L, इसका मतलब है XL बड़ा है XC से, ये सी है, XL बड़ा है XC से। तो ऐसे केस में जो tan phi का इक्वेशन है कि XL माइनस XC बाई R होगा, क्या आप देख पा रहे हो कि tan phi पॉजिटिव आ रहा है? यस सर। tan phi पॉजिटिव का मतलब फिगर ऐसा कि करंट इधर है तो वोल्टेज ऊपर है, और आप ये बोल सकते हो सो वोल्टेज लीड्स बाय 5 फेज। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 2 है। अगर आप करंट के इक्वेशन को लिखते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आपका वोल्टेज का इक्वेशन होगा V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आगे बनाओ, या फिर
अगर तुम वोल्टेज के इक्वेशन को लिखते हो वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। समझे सुबोजीत? फिर से सब कोई बी केयरफुल, 5 मिनट बहुत डेंजर जोन में हो तुम, बहुत ध्यान देना। अगर हमारा एक्सएल बड़ा है एक्सी से, वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, tan फाई आएगा पॉजिटिव, मतलब वोल्टेज लीड करेगा करंट से बाय फेज एंगल फाई। तो जो आप एंगल्स या फेज लिखिएगा उसको ऐसे लिखना पड़ेगा जो ये दिखाए कि वोल्टेज का फेज करंट से फाई आगे है। अगर करंट में साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस फाई होगा, और अगर वोल्टेज में साइन ओमेगा टी है तो करंट में ओमेगा टी माइनस फाई होगा। दोनों ही इक्वेशन एक ही चीज दिखाता है कि वोल्टेज लीड कर रहा बाय फेज एंगल फाई। बोलो समझा? यस सर, समझ गया सर। अब देखो, क्या सुबोजीत तुम इस इक्वेशन से वो फाई वाला मसला सॉल्व कर पाते? नो सर, उसमें सर वो फेज वाला सर आ ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। हाँ, हमको इस इक्वेशन को लिखने के लिए भी एम्पलीट्यूड चाहिए, तो भाई एम्पलीट्यूड तुम यहां से निकाल लो ना। एम्पलीट्यूड के लिए कौन मना किया है? एक जानता है, दूसरा निकाल लो। लेकिन इंस्टेंटेनियस वैल्यू से डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि उसके लिए फेज चाहिए, फेज आपको ऐसे निकालना पड़ता है। चलिए अब दूसरा केस सोचिए। दूसरा केस में ये हो सकता है कि बी नॉट एल छोटा और बी नॉट सी बड़ा हो। इसका मतलब एक्सएल से एक्सी बड़ा है। जब एक्सएल से एक्सी बड़ा है तो tan फाई आएगा निगेटिव। tan फाई निगेटिव का मतलब अगर करंट यहां है तो वोल्टेज इसके नीचे है। बोलो समझे? करेगा सर फाई से। ठीक है, वोल्टेज लैग्स बाय फाई, वोल्टेज जो है फाई से लैग करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आई का इक्वेशन है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। क्या किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। कौन लीड कर रहा है सेकंड केस में? सर आई नॉट सर। करंट लीड कर रहा है, वेरी गुड। कौन लैग कर रहा है? वोल्टेज। सर वोल्टेज सर। तीसरा केस ये हो सकता है कि वी नॉट एल और वी नॉट सी बराबर हो, मतलब एक्सएल और एक्सी बराबर हो। अगर एक्सएल और एक्सी बराबर है तो tan फाई का वैल्यू है 0। इसका मतलब ये है कि करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। यस सर, आर इन सेम फेज, ये सब सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या है? सेम फेज का मतलब है कि अगर आप करंट का इक्वेशन लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज का इक्वेशन है वी नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये तीनों समझ में आ रहा है एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके? हाँ सर, समझ गया सर। सब कोई, आकाश, शिवानी, जो भी है, सब कोई समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, ये तुम्हारे पास चीजें हैं जो चलती है। कहीं कोई डाउट? नो सर। अगला पार्ट देखो अब इसमें। ये तुम्हारे पास इंडक्टर है, कैपेसिटर है और रेजिस्टर है। यहाँ एक एसी सोर्स है। मान लो इसके अक्रॉस में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस में 20 वोल्ट है और इसके अक्रॉस में 30 वोल्ट है। तुम्हारे पास पॉइंट है ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है। अगर हम तुमसे ए से लेके डी तक का पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, ए से लेके डी तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, ए से लेके डी तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, व्हाट इज योर आंसर? बोलो बोलो बोलो, ए से लेके डी तक का नेट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। सर तो आई नॉट इंटू सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा सर, जो है सर 30 और 30 60 वोल्ट।
सर नहीं सर, मतलब कि आई नॉट और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी ये 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी ये 20 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी डी ये 30 वोल्ट है। लेकिन अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी लेते हैं तो उसमें दो सर्किट एलिमेंट आया, जो भी सर्किट एलिमेंट आया उनके पोटेंशियल के डिफरेंस को हमेशा फेजर की तरह एडअप करना, जनरल एडिशन नहीं करना। जनरल एडिशन फॉलो नहीं कीजिएगा, फेजर की तरह सोचिए। कौन दो आया ए और सी के बीच? क्या रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आया? इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्टेज अपोजिट फेज में होता है, इसका मतलब दोनों माइनस होगा, 10 माइनस 20 होगा, वो -10। ओके, अब अगर हम तुमसे पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच पूछते हैं, बी और डी के बीच कैपेसिटर और रजिस्टर है, देखो देखो उसको मत देखो, कैपेसिटर को देखो और रजिस्टर को देखो, क्या उनके बीच फेज π/2 है? तो रूट अंडर 20 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर यही होता है ना π/2 पर। और अगर हम तुमसे ए से लेके डी तक पूछ ले, ए से डी तक, तो ये जनरल सम नहीं है, ये फेजर सम है। रूट अंडर 30 का स्क्वायर, ये वाला 30 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको माइनस करो, 10 माइनस 20 का स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? सर समझ गया सर। क्या सबको समझ में आई? यस सर। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू सर्किट एलिमेंट इज फेजर सम। वो फेजर सम आपको लेना है, जनरली जोड़ मत दीजिएगा, फेजर सम लीजिएगा, फेजर सम। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? सर जैसा वेक्टर का होता है सर वैसे। बिल्कुल वेक्टर की तरह फेजर सम आपको लेना है, ठीक है। आई होप सो कहीं किसी को कोई इशू नहीं है, थोड़ा आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट is variation in XL, XC, Z with frequency of AC। AC लिखा हुआ, AC के फ्रीक्वेंसी के साथ XL, XC एंड Z हाउ दे आर वेरी, ये हम लोग को सीखना। एक एक करके अब काम करेंगे। इंडक्टेंस पे मतलब कैपेसिटिव इंडक्टेंस, इंडक्टेंस नहीं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंपीडेंस, इन सब का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन देखेंगे। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहला है एक्सेल। एक्सेल का फॉर्मूला एल ओमेगा था, क्या हम इसको लिख सकते हैं? क्या हम इसको लिख सकते हैं एल टाइम्स ऑफ 2πf? मतलब एक्सेल जो है वो ओमेगा या फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका ओमेगा या फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो याद रखना एक्सेल भी बढ़ेगा, अगर ओमेगा या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया तो एक्सेल भी घटेगा। दिस इज लीनियर फंक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी डीसी के लिए याद करो, डीसी के लिए ओमेगा होता है 0, फ्रीक्वेंसी होता है 0, तो क्या उसका एक्सेल का वैल्यू 0 होगा? सोच के बोलिए। फिर से हम एक बार आपको एक हिंट्स दे रहे हैं। हिंट्स क्या दे रहे हैं, लिख दिए हैं बोर्ड पे। डीसी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 सर। 0।
तो एक्सएल का वैल्यू भी 0 होगा। पता है इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? इसका लॉजिकल मीनिंग तुम पहले पढ़ा है। इसका लॉजिकल मीनिंग है सो फॉर डीसी इंडक्टर does not offer any resistance। क्या आपको याद है हम आपके कॉपी पे लिखाए थे कि when current becomes constant, DC मतलब constant, inductor is working like conducting wire। हाँ सर बताए थे सर। वही चीज यहाँ है। अगर हम डीसी का बात करते हैं, कांस्टेंट करंट का बात करते हैं, तो इंडक्टर किसी भी तरह का रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। इंडक्टर इज वर्किंग लाइक कंडक्टिंग वायर। ठीक है, लाइक दैट। मतलब आप इसको अगर अकेले प्लॉट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज के साथ एक्सएल का वैल्यू इंक्रीज करा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए बढ़िया। अब आइए एक्सी पे। एक्सी 1/c ओमेगा या 1/c टाइम्स ऑफ 2πf। मतलब एक्सी जो है वो ओमेगा के साथ इनवर्सली या फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली है। हाँ सर। ठीक है, अब यहां से ऐसे सोचो फॉर डीसी ओमेगा तो 0 होता है, एक्सी टेंड्स टू इंफिनिटी ना। यस सर। याद रखिए, आपको क्या पढ़ाएगा? आपको पढ़ाएगा क्या कि व्हेन करंट बिकम्स कांस्टेंट स्टेडी स्टेट, कैपेसिटर ब्रेकिंग वायर की तरह काम करता है, ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट। ठीक है ना। कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर डीसी। ठीक है, अब इसका वेरिएशन कैसे होगा भाई? देखो, जब ओमेगा 0 था तो ये इंफिनिटी था, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा एक्सी घटा, ये एक्सी है। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा अगले चीज पे ध्यान दे लीजिएगा, आज बहुत बड़ा काम खत्म हो जाएगा। तीसरा, z इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को घटाओ, फिर बढ़ाओ घटाओ, कुछ भी करो। कोई बता सकता है ऐसा कंडीशन जहां z सबसे कम होगा? कोई बता सकता है ऐसा कंडीशन जहां z सबसे कम होगा? देखो, z मिनिमम तभी होगा जब ये वाला टर्म 0 हो जाए। बोलो सही है? यस सर, मतलब कि सर एक्सएल और एक्सी सर बराबर होता है। हाँ बिल्कुल सही। अगर ऐसा हो जाए कि एक्सएल और एक्सी बराबर हो तो z होगा r के बराबर, और ये z का मिनिमम वैल्यू है। इसमें किसी को कोई दो राय, कोई कंफ्यूजन? नो सर। मतलब अगर आप इन तीनों को एक साथ ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, कौन तीन? तो जो अभी आप पढ़े हैं एक एक करके। यहां पे आप ओमेगा को दिखा दीजिए या फ्रीक्वेंसी को दिखा दीजिए। ये है कर्व एक्सएल का, ये है कर्व एक्सी का, करेक्ट है। और रेजिस्टेंस को इन सब से कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट रहेगा। वो तो कांस्टेंट है, उसको फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे कम फ्रीक्वेंसी का एसी हो या ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी हो, रेजिस्टेंस तो जो है वो है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज गौर करना, थोड़ा सब कोई ध्यान देना। यहां पे सोचो, ये वो पॉइंट है जहां एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर है। बोलो सही है? इस खास फ्रीक्वेंसी को आप एक नाम से जानते हैं, जहां से अगले दिन कुछ टॉपिक स्टार्ट होगा। नाम है रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट, ओमेगा नॉट, रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट, ओमेगा नॉट।
ओमेगा नॉट वो खास फ्रीक्वेंसी होता है जहां एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। रुको जरा दूसरा चीज पर भी ध्यान दो। जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है तो जेड आर होता है। तो अगर हम आपसे बोले कि भाई यहाँ पे बताइए जेड का कर्व कैसे चलेगा, जेड का कर्व बताइए, जेड का कर्व कैसे चलेगा, तो दिस इज योर जेड, ये तुम्हारा जेड है। रिमार्क ये है कि जब ओमेगा नॉट पे आप पहुंचे हैं तो जेड एग्जैक्टली किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है सर। रेजिस्टेंस के बराबर है। उसके पहले ये मेनली एक्सी को कॉपी कर रहा था, एक्सी क्योंकि एक्सी इंफिनिटी था, उस एक्सी को कॉपी कर रहा था। और उसके बाद ये किसको कॉपी कर रहा है? एक्सेल को कॉपी कर रहा है क्योंकि एक्सेल बड़ा हो गया। करेक्ट ना? समझ गया सर। लेकिन एग्जैक्टली ओमेगा नॉट पे जेड किसके बराबर है? रेजिस्टेंस के बराबर है। रेजिस्टेंस के बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर है। सो मेरी बातों को सुनना ध्यान से। जब जेड आर के बराबर हो जाता है देन सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस। इस सर्किट को हम लोग रेजोनेंस में कहते हैं। अगले दिन हम लोग यहीं से रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। अगले दिन यहीं से हम लोग रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट पढ़ेंगे। चलिए जी, सबको दिमाग दौड़ा लीजिए। कहीं किसी को कोई डाउट, कहीं चीज समझने में आज? नो सर। कहीं भी कोई इशू होगा तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगले दिन है ना बहुत छोटा छोटा सेक्शन सब बचा है। ठीक है, तो आपको है ना यहां तक आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। कुछ एक दो टॉपिक सुन लेना, जैसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, फ्री ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी और एवरेज पावर। ये तीन चीज का न्यूमेरिकल आपको दिक्कत होगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिए। ओके चलो ठीक है, ठीक है। फिर एक मिनट जस्ट खत्म कर दे।